हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एनपी सिंह आज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे यूनिट सेकेंड, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स, चैप्टर थर्ड, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, जिसका नाम है ऋजुरेखीय पथ पर गति। तो इस चैप्टर की 3 वीडियो विद पीडीएफ फाइल के साथ आपको भेज दी गई हैं। आज इस वीडियो का पार्ट 4 है ये, ठीक है। इस पार्ट 4 में आज हम प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके उड्डयन काल, क्षैतिज परास और महत्तम ऊंचाई और समाकलन के कुछ अवकलन के तथ्य याद करें, यानी इस पढ़ाएंगे। तो इसका पार्ट है ये 4। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन। तो गति को समझने के लिए आपको पहले पथ ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि कोई वस्तु सीधे पथ पर गति करती है तो उस वस्तु की गति रेखीय गति कहलाती है, लीनियर मोशन कहलाती है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो वृत्तीय गति कहलाती है। यदि कोई वस्तु टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करती है तो वक्राकार गति कहलाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक नई गति निकल कर के आई है, जो आपने पहली बार नाम सुना होगा इसका, कक्षा 11 में आए हैं आप 10th करके। तो प्रक्षेप्य गति पहली बार नाम आपने सुना है, जिसे इंग्लिश में प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो प्रक्षेप्य गति का पहले समझने के लिए, प्रक्षेप्य गति को पहले समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका पथ ध्यान रखना पड़ेगा। पथ कैसा होता है, जैसे मान लो जब किसी तोप से, तोप किस प्रकार से रखी होती है, इस प्रकार से। जब किसी तोप से गोला दागा जाता है तो ये गोला किस प्रकार से जाता है, इस प्रकार से। तो ये कमान जो होती है तो इस प्रकार की शेप प्राप्त होती है। तो ये जो पथ होता है, ये वाला पथ, ये परवलयाकार पथ कहलाता है। अब आप कहोगे कि ये परवलयाकार पथ है, सीधा पथ तो हमने पढ़ा है, सीधा पथ स्ट्रेट लाइन पाथ। वृत्ताकार पथ भी पढ़ा है, वृत्ताकार मार्ग में घूमना, परंतु ये पथ हमने नहीं पढ़ा, परवलयाकार मार्ग कैसा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें प्रक्षेप्य गति को समझने के लिए यहाँ पर एक शब्द आया है परवलय, पैराबोला। तो ये गणित में है पैराबोला, कौन सेक्शन के अंतर्गत आता है परवलय। तो यहाँ बता दूँ, परवलय 4 प्रकार के होते हैं। ये मूल बिंदु है, इधर को बनाएंगे परवलय तो ये इस प्रकार से बनता है। ये इसका नाम है y² = 4ax। y² = क्या, 4ax। यदि इसी की दिशा हम चेंज कर दें इस प्रकार से तो ये परवलय हो जाएगा y² = -4ax। और ये y अक्ष की धन दिशा में बन रहा है तो इसका नाम है x² = 4ay, ऐसे ही बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसका नाम रखा गया परवलय, पैराबोला। तो ये शेप देख सकते हैं आप कैसी है, ये आकृति। तो इस आकृति को ही उठा करके हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो बताइए स्टूडेंट्स, ये जो आकृति दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, इस आकृति को मैंने इस प्रकार से रोटेट कर दिया तो इस प्रकार से ये जो पथ प्राप्त होता है वो एक परवलयाकार पथ प्राप्त होता है, यानी परवलय के आकार का। परवलय ये होते हैं जो मैंने बता दिया आपको, y² 4ax। पहचान क्या परवलय की, LHS साइड में या वेरिएबल होते हैं ये x और y की घात 2 है तो इधर x वेरिएबल है तो इसकी घात 1 होगी, या प्लस में कुछ भी हो। इधर x की घात 2 है तो इस वेरिएबल दूसरे वाले की घात कितनी होगी, 1 होगी। तो इस प्रकार से परवलय की समीकरण होती हैं। x और y के मान रख करके इस ग्राफ की विधि से अगर हम इसे खींचें तो ऐसी ही स्थिति प्राप्त होती है जिसे हम परवलयाकार पथ बोलते हैं। अर्थात
जब ऐसे पथ पर, ऐसा कैसा पथ है ये, परवलयाकार पथ है ये। जब ऐसे पथ पर जब कोई वस्तु गति करती है तो ऐसे पथ पर गति करने वाली वस्तु के द्वारा तय की गई गति को क्या बोलते हैं हम, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अर्थात जब कोई वस्तु परवलयाकार मार्ग पर गति करती है तो उस पिंड की वह गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। तो सबसे पहले प्रक्षेप्य गति पढ़ने से पहले आपको पथ पढ़ना पड़ेगा। पथ माने रास्ता। तो ये कैसी शेप प्राप्त होगी, इस प्रकार से परवलयाकार पथ। तो परवलयाकार पथ जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, चौक का पार्टिकल्स, इसको हम इस प्रकार से थीटा कोण से इसे प्रक्षेपित करते हैं, फेंकते हैं। तो इस प्रकार से जो शेप प्राप्त होती है, ये जो मार्ग प्राप्त होता है वो परवलयाकार मार्ग प्राप्त होता है। और इस परवलयाकार मार्ग पर जैसे पिंड जब गति करता है तो उस पिंड की वह गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। तो हमें ये सिद्ध करना है। अब प्रक्षेप्य गति तो समझ में आ गया होगा आपको कि प्रक्षेप्य गति क्या होती है। जब कोई पिंड या जब कोई वस्तु परवलयाकार मार्ग पर गति करती है तो उस पिंड की वह गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। अब हमें एक क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव करना है कि सिद्ध करो कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रक्षेप्य किससे बना, पथ से, परवलयाकार पथ से। तो हमें परवलय की समीकरण प्रूव करनी है। और यहाँ पर मैंने इसकी शेप तो बता ही दी है, चित्र कैसे बनेगा। मान लो ये क्षैतिज अक्ष एक्स अक्ष होती है और ये कौन सी अक्ष है, वाई अक्ष है। तो यहाँ से कोई पिंड फेंक दिया जाता है थीटा कोण से, कोई वस्तु जिसका प्रारंभ वेग u वेग से फेंकी जाती है। तो इस प्रकार से ये आकृति प्राप्त होती है। कितने वेग से फेंकी जाती है, u वेग से। और दोनों अक्ष जिस बिंदु पर काटती हैं उसे मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। और ये जो क्षैतिज के साथ जो झुकाव है इसका इंक्लाइनेशन वो थीटा है। ये मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं पॉइंट्स को। तो यहाँ पर महत्तम ऊंचाई प्राप्त होगी। ये वाई अक्ष में चली गई दूरी को क्या मान लिया मैंने, h बराबर वाई। यहाँ पर एक बात अगर चित्र में समझ में आ जाए आपके तो बहुत बढ़िया बात है, अन्यथा परवलय की जो समीकरण है वो ये आती है निकल करके, वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस के 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब कहोगे यार ये परवलय की समीकरण तो आपने ये बताई थी, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay। ये परवलय समीकरण कैसे है, देखो भाई यहाँ x, यहाँ y है, यहाँ x की पावर एक तरफ क्या है, 2 है। तो एक प्रकार से ये लेंथ ही है, बाकी सब मान मत देखो। ये परवलय की समीकरण को ही इंगित करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो हमें ये वाली समीकरण प्रूव करनी है इस समय। तो बच्चों यहाँ पर हमने कोई वस्तु है थीटा कोण से u वेग से क्या कर दिए, ऊपर प्रक्षेपित कर दिए मान लो। तो ये जो वेग होगा u, इसके 2 घटक प्राप्त होंगे। ये अब कहोगे आप 2 घटक कैसे, हमने दूसरी वीडियो में शायद बताया होगा कि प्रक्षेप्य गति जो होती है वो द्विविमीय गति होती है, 2 डायमेंशनल मोशन होती है। 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है कोई पिंड जब ऐसे पथ पर गति करता है तो वो एक ही समय में 2 अक्षों में गति करता है। जैसे ये क्या है, एक्स अक्ष, और ये क्या है, वाई अक्ष। तो इस वेग जो प्रारंभ वेग है u, इसके 2 घटक काम करेंगे यहाँ पर, एक ux और एक क्या काम करेगा यहाँ, uy। इसे बोलते हैं हम क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसे बोलते हैं हम वर्टिकल कंपोनेंट uy। अर्थात जो वेग होगा u वो दो भागों में विभाजित हो जाएगा।
मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि कितना भाग ज़्यादा है, u बाई एक्स में कितना है और एक्स एक्स में कितना है, परंतु वो कोण के हिसाब से होगा डिवाइड। तो घटक मानी होते हैं बच्चों हिस्से। तो यहाँ u वेग जो है वो दो हिस्सों में बट गया, एक ux और एक क्या uy। ux को हम क्षैतिज घटक बोलते हैं और uy को प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं। यदि यही बात अगर हम बल पे ऑपरेट करें तो बल का जो क्षैतिज घटक होगा वो Fx बराबर F cos थीटा होगा और बल का ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा वर्टिकल कंपोनेंट वो Fy बराबर F sin थीटा होगा। अगर अंतिम वेग की बात करें तो अंतिम वेग का क्षैतिज घटक Bx इज इक्वल टू होगा B cos थीटा और By बराबर होगा ऊर्ध्वाधर घटक B sin थीटा। तो यहाँ पर इस चित्र के अकॉर्डिंग बहुत सारी बातें आती हैं निकल करके। ये रेंज होती है 0 से और A जो क्षैतिज दूरी होती है जहाँ से वस्तु को फेंका जाता है और जहाँ पर वस्तु गिरती है उसे क्षैतिज दूरी बोलते हैं, अर्थात क्षैतिज परास बोलते हैं। इसे R से लिखते हैं। R की फुल फॉर्म है रेंज, रेंज मानी परास और यहाँ x अक्ष में चली गई दूरी को मैंने क्या मान लिया है x। तो यहाँ पर जो u के दो घटक हैं वो क्षैतिज घटक ux, यहाँ uy है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो अंतिम लास्ट में वेग जो बनेगा वो होगा यहाँ से टूटेगा तो ये क्या कहलाएगा अंतिम में bx और ये क्या कहलाएगा by। तो यहाँ पर आकर के ये तो महत्तम ऊंचाई पर ये तो bx ही रहेगा और यहाँ पर आकर के ये by क्या हो जाएगा 0। अब कहोगे आप by कैसे 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये अंतिम वेग का क्षैतिज घटक है, ये अंतिम वेग का प्रारंभिक घटक है हिस्सा। यहाँ bx तो 0 नहीं होगा परंतु यहाँ by 0 हो जाएगा। कहोगे कैसे। मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल को मैंने ऊपर की ओर फेंक दिया तो ये कहाँ गिरा, नीचे आकर के। तो ये अधिकतम मैक्सिमम हाइट पर इसका जो अंतिम वेलोसिटी है, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, जो अंतिम वेग है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अगर अंतिम वेग 0 ना हो स्टूडेंट्स तो ये समझ लो आप ये पिंड ऊपर चलता चला जाएगा और पृथ्वी पर लौट के कभी नहीं आएगा। आप कहोगे गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण भी इसका एक कारण है, परंतु यहाँ पर जो कारण है मुख्य कारण जो मैथमेटिकल जो रीजन है वो ये है इसका कि अंतिम वेग क्या हो जाएगा by ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि पिंड फिर लौट करके आ जाता है। अगर ये 0 नहीं होता तो बढ़ता चला जाता। तो यहाँ से हम देखते हैं क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक है ux बराबर होता है u cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक है uy बराबर u sin थीटा। आप कहोगे ये कैसे आया। तो प्यारे बच्चों देखो, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 9th से ही पढ़ते आ रहे होगे आप। लाल बटे कक्का से cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ये वाला ट्रायंगल देखें आप, ये कर्व प्राप्त हो रहा है। अगर इस प्रकार से ऐसा लंब डाल दें त्रिभुज बन जाएगा। ये वाला कोण कितना 90 डिग्री। तो ये कर्ण है और ये क्या है लंब और ये क्या है आधार। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार कितना बच्चों ux और कर्ण कितना है u। तो इसके बटे में 1 मान लिया हमने, तो ux की 1 से गुणा कर देंगे तो बराबर आ जाएगा u cos थीटा। तो मैं मानता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। ux बराबर कितना आ गया u cos थीटा क्षैतिज घटक। अब हमें uy निकालना है कि बच्चों uy बराबर u sin थीटा कैसे आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरा टोटल कोण कितना 90 डिग्री। ये वाला कितना तोड़ लिया मैंने थीटा, ये वाला कितना बचा 90 माइनस थीटा और ये 90 डिग्री होगा। तो ये कर्ण तो ये दोनों में यही होगा और न्यून कोण ये, और न्यून कोण के सामने भुजा ये वाली लंब कहलाएगी और ये आधार होगा। लंब कर्ण आधार। अब लगा दो इसमें cos थीटा बराबर थीटा के स्थान 90 माइनस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है uy और कर्ण कितना u। तो पढ़ा होगा आपने त्रिकोणमिति के अंदर कि 90 से टूटा हुआ त्रिकोणमिति अनुपात चेंज हो जाता है, cos का क्या हो जाता है साइन। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, याद करने मात्र से काम नहीं चलेगा।
यहाँ पर क्षैतिज घटक यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा याद कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, परंतु यहाँ पर इसे सॉल्व भी किया जा सकता है। यहाँ ऊर्ध्वाधर घटक है यू वाई बराबर यू साइन थीटा। तो इस प्रकार से ये हमने निकाल दिए। अब हम एक सूत्र ये याद होगा आपको, समय बराबर होता है दूरी बटे क्या, चाल। तो समय को किससे लिखेंगे, टी से। अब कोई पिंड एक्स अक्ष में कितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, तो वो क्या है, यहाँ मानिए मैंने एक्स। अब ये एक्स अक्ष में मानिए दूरी चली हुई, तो यहाँ पर इस एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग जो एक्स कंपोनेंट है वेग का वो होगा यू एक्स। यू एक्स मानी वेग होता है, अगर परिमाण की बात करें तो चाल हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू आ जाता है एक्स बटे, और यहाँ यू एक्स का जो मान लग जाएगा वो ये वाला लग जाएगा यू कॉस थीटा। तो सबसे पहले बच्चों इसके घटक तोड़ने हैं, हमें देखने हैं यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, यू वाई बराबर यू साइन थीटा, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देना है आपको, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो टाइम और दूरी कितनी है, एक्स अक्ष में चली गई, देखो एक्स, और एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग हमने दूरी ली है, ये डिस्टेंस एक्स। तो इसके अनुदिश, इसके अलोंग जो कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का यानी प्रारंभिक वेग का वो यू एक्स है, और यू एक्स बराबर पहले ही यू कॉस थीटा हम प्रूव कर चुके हैं। इसे समीकरण 1 मान लो चाह, ठीक है। अब हमें तो गति की समीकरण लगा करके परवलय की समीकरण को फाइंड आउट करना है। गति की दूसरी समीकरण लगाते हैं यहाँ पर हम, गति की सेकंड समीकरण, सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो अगर ये वाली समीकरण लगाता हूँ मैं, एस वाई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली समीकरण दूसरी है, तो ये रेखीय गति की समीकरण है। तो यहाँ पर पिंड कोई रेखीय गति तो कर नहीं रहा है, पृथ्वी की सतह से कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। तो ध्यान से सुन लेना स्टूडेंट्स, अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर चल रही है सीधी, तो चली गई दूरी को एच से नहीं लिखते हैं, वो एच में तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है। एच ऊंचाई में फेंक रहे हैं ना, और ऊंचाई के अकॉर्डिंग कौन सी अक्ष है, वाई अक्ष है, और वाई अक्ष के अनुदेश जो इसका ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्या आएगा, यू वाई। तो यू वाई लिख देंगे यहाँ पर इंटू टी। और एक बात और पढ़ी होगी आपने, जब किसी पिंड को या जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो b बराबर u प्लस ए टी में b बराबर u माइनस जी टी आ जाता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण तो आता ही आता है, रेखीय त्वरण की जगह माइनस आता है। क्या आता है, माइनस। तो माइनस के 1/2 जी टी स्क्वायर। यदि कोई पिंड ऊपर की ओर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं आप, तो यहाँ आता प्लस के 1/2 जी टी स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण। एक बार और बता दे रहा हूँ, यदि कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं आप, तो जी जो गुरुत्वीय त्वरण बन चुका है वहाँ माइनस आएगा। यदि कोई पिंड को कहाँ से फेंक रहे हैं हम, 2 मंजिल से, 3 मंजिल से, 4 मंजिल से, या हेलीकॉप्टर में आप सफ़र कर रहे हैं तो नीचे की ओर कोई वस्तु आपने गिरा दी तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ तो हम बात कर रहे हैं, फेंक रहे हैं वस्तु को इस प्रकार से पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर, तो ये माइनस आएगा यहाँ पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, h के स्थान पर क्या माना है मैंने यहाँ पर, बाई, और u बाई का मान हम क्या लगा देंगे यहाँ से, u साइन थीटा। और स्टूडेंट्स इस स्मॉल t का मान अभी मैंने मिटा दिया यहाँ पर, आपको शायद पता होगा x बटे यू कॉस थीटा माइनस 1/2 जी रहेगा। जब मैंने t का मान यहाँ ये इतना लगाया है तो इधर भी इतना ही लगाऊंगा, x बटे यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, u से u कट जाएगा, x। प्यारे स्टूडेंट, साइन थीटा बटे कॉस थीटा त्रिकोणमिति के हिसाब के अनुसार ये टेन थीटा बन चुका है।
-1/2 जी, ये स्क्वायर लगा देंगे, अंश पर अलग हर पर अलग, तो u² cos² थीटा। इसका आंसर हमने पहले ही लिख दिया, y = x tan थीटा -1 / 2 gx² u² थीटा। यदि इसे थीटा 0 भी लिखते हैं इसे, तो यहाँ थीटा 0 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा ही रहने दें, आप फाई मान लें, ठीक है। तो ये जो परवलय की समीकरण आई है निकल करके, जो परवलय मैंने बताए थे 4 प्रकार के, पहले जैसे प्रक्षेपण गति होती है तो उसका पथ ज्ञात करते हैं कि कैसे पथ पर वस्तु गति कर रही है। तो मैंने कैसे बताया था, कमान वाला पथ, तो कमान वाला पथ कैसा प्राप्त होता, परवलयाकार पथ। और ऐसे पथ पर तय की गई जो वस्तु गति करती है, तो उस वस्तु की द्वारा तय की गई जो गति होती है वो कौन सी गति होती है, प्रक्षेपण गति होती है। और प्रक्षेपण गति करने के लिए हमें परवलय का समीकरण को प्रूव करना पड़ा है यहाँ पर। अतः हम कह सकते हैं कि प्रक्षेपण का पथ परवलयाकार होता है। अब हम उड्डयन काल के बारे में बात करेंगे। अब है उड्डयन काल। फ्लाइट टाइम, इसी से संबंधित अभी उड्डयन काल है, फिर परास भी निकलवाएंगे और फिर ऊंचाई, इसकी महत्तम ऊंचाई। तो ध्यान से समझें अभी उड्डयन काल क्या होता है। ये शब्द कुछ अजीब लग रहा होगा स्टूडेंट्स आपको, इंग्लिश में फ्लाइट टाइम बोलते हैं कि मेरी फ़्लाइट बुकिंग है। आप एरोप्लेन में सफ़र कीजिए, आप फ़्लाइट बुकिंग करानी पड़ेगी पहले से ही, तो इसका मतलब होता है उड़ने से है, उड्डयन काल। अब यहाँ पर उड़ने से क्या समझ लें, अपनी भाषा में अगर हम बात ध्यान रखें तो किसी पिंड को ऊपर जाने में लगा समय, मान लो ओ से कहाँ पहुँचा, ये मान लो P मान लो, यहाँ पर ओ से P तक जाने में लगा समय मान लो T है, और P से फिर A तक आने में लगा समय भी मान लो लगभग T है। तो ऊपर जाने में लगा समय और वापस आने में लगा समय क्या कहलाता, उड्डयन काल कहलाता। अगर हम और क्लियरली बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई पिंड जितनी समय तक वो हवा में रहता है, यानी पृथ्वी सतह से ऊपर उठने में, फिर ट्रैवल करने में, फिर नीचे उतरते समय जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, हम उड्डयन काल कहते हैं, उड़ान का समय कहते हैं, फ्लाइट टाइम कहते हैं। अर्थात कहना मतलब ये है, चित्र में समझ लें आप, ओ से इस प्रकार से पिंड गया, इस प्रकार से P से गुजरता हुआ यहाँ पर गिर गया, तो यहाँ से O से और P से होता हुआ पिंड कहाँ पर आया, A तक। तो O से P तक, P से A तक, अर्थात ये छोड़ करके P ना बता करके डायरेक्ट भी बोले हम कि O से A तक किसी पिंड को, किसी वस्तु को O से A तक पहुँचने में लगे कुल समय को हम उड्डयन काल कहते हैं। क्योंकि पिंड यहाँ से और यहाँ तक हवा में रहा है, बाकी पृथ्वी पर गिर गया, तो इसे हम उड्डयन काल कहते हैं। इसे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल T या TF लिख दो। F का मतलब होता है आधार में सफिक्स में फ्लाइट, और T से टाइम, फ्लाइट टाइम, उड्डयन काल। तो हमें मान लो फ्लाइट टाइम है, तो ये दोगुना समय मान लो O से P तक जाने में लगा समय मान लो T है, और P से A तक आने में भी लगभग कितना T है, तो T + T 2T हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब यहीं तक हमारा फॉर्मूला नहीं रहता है, इससे थोड़े आगे बढ़ते हैं। अभी हमने कोई पिंड को फेंका हमने ऊपर, तो गति कराई है, मोशन कराई है हमने वस्तु को, तो गति की समीकरण लगाएंगे यहाँ पर, फर्स्ट समीकरण लगाएंगे यहाँ पर। तो y द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, गति के प्रथम समीकरण के द्वारा b = u + at। जैसे हम बात कर रहे हैं गति के प्रथम समीकरण की, तो ये रेखीय गति की समीकरण है। जब कोई वस्तु पृथ्वी पर चलती है
ये रेखीय गति की समीकरण होती है। और जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं वस्तु को, तो ये सब मान लगभग चेंज हो जाएंगे। कैसे? यहाँ पर जो आएगा वो बी वाई आएगा, यहाँ पर जो आएगा वो यू वाई आएगा, यहाँ पर जो आएगा प्लस की जगह क्या आएगा माइनस, ऊपर फेंक रहे हैं, रेखीय त्वरण का गुरुत्वीय त्वरण बन जाएगा और टी टी रहेगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पिंड वापस लौट करके क्यों आएगा, क्योंकि इसकी महत्तम ऊंचाई पर क्या हो जाएगा बी वाई, अंतिम वेग का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ऊर्ध्वाधर घटक है वो 0 हो जाएगा। तो महत्तम ऊंचाई पर लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान रखना, पीडीएफ फाइल में आपको सब कुछ मिल जाएगा लिखा हुआ। तो बी वाई की जगह क्या लिख देंगे 0 और यू वाई अभी हमने प्रूव कराया था इसी वीडियो के अंदर, यू साइन थीटा माइनस के जी टी। तो माइनस का जी टी इधर आकर किसका हो जाएगा प्लस का जी टी, तो यू साइन थीटा, तो स्मॉल टी इज इक्वल टू आ जाएगा यू साइन थीटा। तो भाई स्टूडेंट्स अभी हमने बताया उड्डयन काल क्या होता है, उड़ान का समय t बराबर 2t। अब मैंने गति की समीकरण प्रथम लगा दी, इससे t की वैल्यू हमने निकाल ली, t बराबर यू साइन थीटा बटे जी। u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पर t इक्वल टू आ जाएगा 2, स्मॉल t का मान लगा देंगे ये वाला, इसे समीकरण 2 मान लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल t इन इक्वेशन फर्स्ट देन वी गेट, यानी स्मॉल t का मान समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो प्यारे विद्यार्थियों उड्डयन काल मैं मानता हूँ समझ में आ गया होगा। इसका ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखें, फिर इससे ये समीकरण लगा करके t बराबर 2u साइन थीटा बटे दिया जाता है। अब देखेंगे परास। हाँ तो प्यारे बच्चों अब सिद्ध करो कि प्रक्षेपक का पथ प्रबलाकार होता है, ये सिद्ध कर दिया हमने इस समय। उड्डयन काल फ्लाइट टाइम भी t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी आ चुका है। अब बात करते हैं हम क्षैतिज परास की, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्षैतिज परास हॉरिजॉन्टल रेंज, ये एक्स अक्ष जो होती है वो क्षैतिज होती है और वाई अक्ष क्या होती है ऊर्ध्वाधर होती है, जिसे हम वर्टिकल बोलते हैं। तो हमें तो क्षैतिज परास देखनी है, और परास को मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एक प्रकार से डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, आर से लिखते हैं इसे। तो आर, तो एक सूत्र होता है दूरी इज इक्वल टू चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। तो यहाँ पर इसी सूत्र में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात लिखते हुए मैं क्षैतिज परास का व्यंजक आपको निकलवाऊंगा। क्षैतिज परास बराबर, परास को दूरी बोलते हैं, और यहाँ चाल की जगह आ जाएगा वेग का क्षैतिज घटक। अब कहोगे ये क्यों ले रहे हैं भैया, हमें आर लेनी है दूरी क्षैतिज परास। तो आर किसके अकॉर्डिंग है, अनुसार है, एक्स अक्ष के अनुदिश है एलोंग। तो एक्स अक्ष की दिशा में जो प्रारंभिक वेग का जो भाग है, हिस्सा है, कंपोनेंट है, घटक है, वो क्या है यू एक्स है। तो यहाँ पर चाल क्या ले लेंगे हम यू एक्स, और पिंड को यहाँ ओ से फेंका, इस प्रकार से होता हुआ ए पे गिर गया। इसका मतलब ये टोटल समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय क्या कहलाता है बच्चों, उड्डयन काल, फ्लाइट टाइम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम उड्डयन काल। ये थोड़ा अजीब शब्द है, प्योर हिंदी में कभी कभी दिक्कत आती है, हर एक को आती है दिक्कत, उड्डयन काल में भी आई होगी। तो क्षैतिज परास को किससे लिखते हैं आर से यू एक्स, और उड्डयन काल को किससे लिखते हैं कैपिटल टी से या टी एफ से लिख देते हैं। अभी जो अब यू एक्स कितना आया था, प्रूव करा था हमने यू कॉस थीटा, और जो उड्डयन काल का सूत्र अभी प्रूव कराया है t बराबर 2u साइन थीटा बटे जी। तो 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो r, तो u की u से गुणा करेंगे, यहाँ 4 मत समझिए स्टूडेंट, 4 ये u है प्रारंभिक वेग,
जिस वेग से कोई वस्तु प्रक्षेपित की है थीटा कोण से क्षैतिज के साथ, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। तो विद्यार्थियों ये जो 2 मिला के लिख दिया मैंने साइन और कॉस के साथ, ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सूत्र होता है sin 2 थीटा का बाई ट्रिगोनोमेट्री। तो R बराबर हो जाता है R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आ जाता है रेंज का फॉर्मूला। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि परास रेंज अधिकतम कैसे प्राप्त की जा सकती है, किसी वस्तु को हम कितने एंगल से प्रक्षेपित करें, फेंकें कि अधिक से अधिक रेंज प्राप्त हो। बच्चों आप क्रिकेट मैच खेलते होंगे, तो क्रिकेट मैच में बॉलिंग करने वाला जो प्लेयर होता है, बॉलर होता है, वो अगर उसकी बॉल से, उसके हाथ से बॉल अगर 45 डिग्री पर उस बल्ले पर क्या हो जाती है, पहुंच जाती है, तो वह बाउंड्री छू लेती है। इसका मतलब है बहुत क्षैतिज परास ज़्यादा प्राप्त होती है उससे। तो महत्तम परास प्राप्त करने के लिए किसी पिंड को हम कितने डिग्री के एंगल से प्रक्षेपित करें, अर्थात 45 डिग्री के कोण से प्रक्षेपित करेंगे, ये याद रखना आप। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सी एक बात बता रहा हूँ, फॉर मैक्सिमम रेंज, यानी अधिकतम परास के लिए हम किसी पिंड को कितने डिग्री के कोण से प्रक्षेपित करें अर्थात फेंकें, तो R बराबर आ जाएगा, R को हम R मैक्सिमम लिख देंगे, R मैक्सिमम यू स्क्वायर साइन 2 और थीटा का मान ये इंटू में है 2 के कोण, तो 45 बटे क्या आएगा जी। तो R मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 बटे क्या जी। तो प्यारे बच्चों आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा कक्षा 10 में भी, 9th में भी, कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। जब 1 से इसकी गुणा करेंगे तो यू स्क्वायर बटे जी आ जाएगा। तो मैं मानता हूँ आपको क्षैतिज परास समझ में आ गई होगी। क्षैतिज परास इस प्रकार से भी कह सकते हैं हम कि प्रारंभिक वेग के क्षैतिज घटक तथा उड्डयन काल के प्रोडक्ट को, गुणनफल को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज परास कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऊंचाई की, महत्तम अब हम महत्तम ऊंचाई के बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तो h बराबर इस फिगर में लिखा है बाई, h इक्वल टू बाई। तो h का मतलब हाइट होता है। तो हाइट ये कौन सी अक्ष के अनुदिश है, बाई अक्ष के अनुदिश है, अर्थात बाई अक्ष के अनुदिश कोई पिंड जितनी ऊर्ध्वाधर दूरी तय करता है उस दूरी को ही हम महत्तम ऊंचाई कहते हैं। उस महत्तम ऊंचाई पर उस पिंड का, उस वस्तु का जो अंतिम वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो 0 हो जाता है। इसी कारण से महत्तम ऊंचाई से पिंड वापस लौट करके आता है, ये बात बताई थी हमने। तो यहाँ पर हम गति की प्रथम समीकरण नहीं लेंगे, ना दूसरी लेंगे, हम यहाँ पर गति की तीसरी समीकरण लेंगे। कारण ये है गति की प्रथम समीकरण हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि गति की प्रथम समीकरण होती है b बराबर u प्लस at, dy इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। तो इसमें s चली गई दूरी कहीं नहीं आ रही, पहली समीकरण इसलिए नहीं ली। दूसरी में चली गई दूरी s तो आ रही है परंतु समय आ रहा है उसमें, तो समय नहीं। तीसरी समीकरण लेंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अर्थात बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के 2g's। s पृथ्वी पर जब वस्तु चलती है ज़मीन पर तो s होती है, यदि उस वस्तु को हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो s वही h कहलाती है। तो यहाँ पर हम गति की प्रथम समीकरण नहीं लेकर के, द्वितीय समीकरण नहीं लेकर के थर्ड समीकरण को अप्लाई करेंगे। तो थर्ड समीकरण है मेरे प्यारे बच्चों बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as।
तो यहाँ पर ये तो रेखीय गति की समीकरण पृथ्वी पर चलती है। जब हम पिंड को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो ऊपर की ओर जो अंतिम वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो Vy होता है, और u की जगह लिख देंगे Uy, क्योंकि प्रारंभ वेग के ऊर्ध्वाधर घटक को लिखते हैं। ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण माइनस में आएगा 2g, और s चली गई दूरी है वो ऊंचाई बन जाती है h। तो अभी हमने बताया महत्तम ऊंचाई पर जो अंतिम वेग है वो 0 हो जाता है, तो Vy की जगह 0 लिख देंगे यहाँ पर, और Uy जानते हैं कितना होता है आप, u sin थीटा का स्क्वायर लग रहा है तो 2gh, तो 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2gh, तो 2gh इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h बराबर आ जाएगा यहाँ से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या 2g, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। ये ऊंचाई का फॉर्मूला आया निकल करके। यदि हम बात करें कि महत्तम ऊंचाई, यदि किसी पिंड को कितने डिग्री के एंगल से फेंकें हम, जो महत्तम ऊंचाई ज़्यादा प्राप्त हो। अभी बताया था ज़्यादा से ज़्यादा परास प्राप्त करने के लिए 45 डिग्री से फेंकेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त करने के लिए हम 90 डिग्री से फेंक देंगे इस प्रकार से। तो कोई पिंड हम ऊपर की ओर फेंकेंगे इस प्रकार से 90 डिग्री से, तो इस प्रकार से प्राप्त होगी, तो ये ऊंचाई ज़्यादा प्राप्त हो रही है ये, और परास तो कम। ऊंचाई ज़्यादा प्राप्त होगी इसमें और परास कम, अर्थात पता चल गया होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त करने के लिए हम किसी पिंड को 90 डिग्री के एंगल से फेंकेंगे ऊपर की तरफ। तो फॉर मैक्सिमम हाइट महत्तम ऊंचाई के लिए तो h मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर बटे 2g आ जाएगा। यहाँ विद्यार्थियों एक बात कम कर दी हमने, साइन स्क्वायर 90, साइन 90 का 1 का स्क्वायर 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा यू स्क्वायर बटे 2g। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पहले वीडियो देखें। पढ़ाना तो मैं अभी समाकलन के बारे में भी पढ़ाता, कुछ मूल अवधारणा, कुछ सूत्र जो गति की समीकरणों में कलन शास्त्र की विधि से हटा दिए, परंतु मैं आपको कराऊंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, कोई लंबी ज़्यादा वीडियो बन जाएगी, फ़ायदा क्या है। तो इसलिए वीडियो देखें पहले, PDF नोट्स बाद में बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड देखें, बड़ा फ़ायदा मिलेगा। कंसेप्ट सब टोटल आपको क्लियर होंगे। इसी कामना के साथ धन्यवाद।